नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम बात करेंगे कि एमसीयू में आखिर यूएस एजेंट है कौन, और इसी के साथ हम उसकी ओरिजिन भी जानेंगे जो कि उसकी कॉमिक ओरिजिन होने वाली है, क्योंकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और ना ही मैं मार्वल में काम करता हूँ जिससे कि मैं आपके लिए लीक्स लेकर आ सकूं। भाई इस सीरीज में क्रिस इवंस फिर से आने वाला है। अरे शिट, ये क्या बोल दिया मैंने। तो चलिए जानते हैं कि यूएस एजेंट आखिर है कौन और वो कैसा है। मतलब मुझे काले गोरे से फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट डिस्क्रिमिनेट, बस बंदा दिल का साफ होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या वो इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है या उसे बस गवर्नमेंट कैप्टन अमेरिका की जगह पर रखने वाली है। तो बिना एमसीयू के सरकार की बात माने चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमसीयू में वॉट रसल, जिन्होंने ओवरलॉर्ड, टेबल 19 और लॉज 49 जैसे फिल्म्स में काम किया है, वो यूएस एजेंट का रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन ये यूएस एजेंट आखिर है कौन? तो इसे समझने के लिए हमें कॉमिक्स के पन्नों को पलटना होगा ताकि हम उसकी ओरिजिन समझ सके। जॉन वॉकर की बैक स्टोरी कैप्टन अमेरिका की बैक स्टोरी की तरह ही सिमिलर है। जॉन वॉकर कस्टम्स ग्रोव में पैदा हुआ था जो कि यूएसए के जॉर्जिया शहर की सिटी है, और जॉन स्टीव की तरह एक पेट्रियोटिक बंदा था जो अपने देश के लिए कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहता था। तो उसने अपने भाई माइक जैसे आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, ये सोचकर कि वो एक दिन हीरो बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका भाई वियतनाम वॉर में मारा जाता है और जब वो आर्मी ज्वाइन करता है तो वियतनाम वॉर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसका हीरो बनने का सपना ही रह जाता है। अब जॉन का एक दोस्त उसको शक्ति दलाल के बारे में बताता है। वो पावर ब्रोकर बेसिकली लोगों को पावर्स देता था, नहीं इसे पावर्स देना नहीं कह सकते, वो लोगों को पावर्स बेचता था। जिसके बाद जॉन वॉकर मिलिट्री की ट्रेनिंग छोड़ देता है और अपनी नई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाली पावर्स को गेन करता है। अब जॉन एक दिन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम इथन टर्म होता है। वो आदमी उसे सुपर पेट्रियट बनने की आइडिया देता है और ये डम फक जैसे उस आइडिया को एक्सेप्ट भी करता है। ओह यस, अब मैं सुपर हीरो बनूंगा। फिर ये अपने लिए चोर बाजार से कुछ सुपर हीरो वाले कपड़े खरीदता है और बन जाता है दी सुपर पेट्रियट। जिसके बाद वो थ्रू आउट दी कंट्री में रैलीज में जाता है और वहाँ भाषण देता है। अब इन्हीं भाषण में वो एक दिन कैप्टन अमेरिका के मॉरल्स और उसके आइडियाज को क्रिटिसाइज करता है, ये बोलकर कि वो पुराने हैं और वो आउटडेटेड भी। उसके इस भाषण के दौरान एक बोल्ड अर्बन कमांडोज का ग्रुप मतलब बकीज का ग्रुप उस पर अटैक करता है और वॉकर अपने सुपरमैन स्ट्रेंथ की वजह से उन्हें इजीली डिफीट करता है। अब इसके आगे का सुनने के बाद आपका तो नहीं पता, लेकिन बाबू भैया इसे जरूर मारेंगे। अब वॉकर उन बकीज को इसलिए डिफीट कर पाता है क्योंकि उसने उन्हें पैसे दिए होते हैं। जिसके बाद वो कैप्टन अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है और कैप्टन अमेरिका हार जाता है। जिसके थोड़े समय बाद वैलेरी कूपर, वो कौन है मुझे नहीं पता, वो जॉन वॉकर को नया कैप्टन अमेरिका का टाइटल दे देती है। अब स्टीव रॉजर्स, जो कि अब अपने आप को कैप्टन कह रहा था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, वो टाइटल किसी और के पास था, वो उस टाइटल को पाने के लिए उसके पीछे पड़ता है। लेकिन बाय द टाइम जब जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका था, उसके दो साथी लेफ्ट विंगर और राइट विंगर उसका नाम पब्लिकली रिवील करते हैं। जिसके बाद वॉच डॉग्स, जो एक टेररिस्ट ग्रुप होता है, वो जॉन वॉकर के माँ बाप को मार देते हैं। जिसके बाद वॉकर इसी खून का बदला लेने के लिए लेफ्ट और राइट विंगर को गुस्से में मार देता है। जिसके बाद ये फिर से कैप्टन यानी कि स्टीव रॉजर्स से भिड़ता है और वो दोनों अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। अरे नहीं, आई वाज जस्ट किडिंग। वो दोनों जब एक दूसरे से लड़ते हैं उन्हें ये समझ आता है कि उन दोनों को रेड स्कल मैनिपुलेट कर रहा था। जिसके बाद वो लड़ना बंद करते हैं और मिलकर रेड स्कल को हरा देते हैं। जिसके बाद वॉकर अपना टाइटल वापस कैप्टन अमेरिका को दे देता है। सच अ ग्रेट मैन, यू नो। लेकिन नहीं, वो यहाँ समझ गया था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कैप्टन की तरह इज्जत कभी नहीं मिल सकती। जिसके बाद कमीशन के लोगों ने उसका फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और उसको फिर से एज ए यूएस एजेंट इंट्रोड्यूस किया। जिसके बाद वॉकर वाज लाइक, मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। अब रही बात कि क्या यूएस एजेंट हीरो है या विलन, तो देखो यार, मैंने जो आपको उसकी ओरिजिन स्टोरी बताई उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन इस स्टोरी में आपने भी नोटिस किया होगा कि वो पहले हीरो बनना चाहता था और वो हीरो बना भी। वो कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट भी खड़ा था और उसने किलिंग्स भी की है और वो कॉमिक्स में एंटी हीरो और एक एवेंजर भी रह चुका है। तो इससे जस्टिफाई नहीं होता कि वो हीरो है या विलन। राइटर्स को जैसा चाहिए वो उसे वैसा दिखाएंगे एंड इट्स द ट्रुथ। लेकिन मेरी मानो तो वो कॉमिक्स में एक सुपर हीरो है और गूगल चाचा से भी पूछो तो वो भी यही बताएंगे। अब अगर रही बात की क्या यूएस एजेंट फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में विलन रहेगा, तो वो कोई भी हो सकता है, वो विलन भी हो सकता है या हीरो भी। लेकिन हम फिर भी अपनी तसल्ली के लिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से वो आइदर हीरो होगा या विलन होगा। तो पहले हीरो होने की रीजंस देखते हैं। हमें जानता हूँ कि मैं इसे हीरो बोल रहा हूँ, जबकि इस सीरीज का टाइटल दोनों ही मेन प्रोटैगनिस्ट के नाम पर है, तो इसीलिए हम इसे गुड गाय बोलते हैं। तो पहला रीजन ये है कि वो पेट्रियोटिक है, वो अपने देश के लिए जान तक देने को तैयार है। और भाई जो देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो वो कभी बुरा नहीं हो सकता, मतलब मेरे हिसाब से, तो मुझे आपका नहीं पता। सेकंड है हीरोइक सिंबल। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्रेस कौन पहनता है या कैप्टन का मेंटल कौन उठाता है, वो अल्टीमेटली एक हीरोइक सिंबल है।
मतलब जो भी उसे पहनेगा उसे कैप्टन के नाम की इज्जत बचाने के लिए एक गुडमैन होना जरूरी है, और अगर जॉन वॉकर उस नाम को लेता है तो उसे कुछ भी करके उस नाम की इज्जत बचानी है, जिसकी वजह से वो एक गुडमैन हो सकता है। क्योंकि कॉमिक्स में भी वो कैप्टन अमेरिका के ड्रेस की और उसके नाम की अहमियत समझने के बाद उसे छोड़ देता है। थर्ड रीजन ये है कि जैसे कॉमिक्स में वो रेड स्कल को हराने के लिए कैप्टन का साथ देता है, वैसे ही यहाँ भी जब बकी और सैम मुसीबत में होंगे वो दुश्मन के दुश्मन सच्चे दुश्मन वाला फॉर्मूला यूज करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट मेड अप है। मतलब सेंटेंस के पीछे के मीनिंग को तो समझ गए ना। हाँ तो बस। अब चौथा और आखिरी रीजन ये हो सकता है कि जैसे कॉमिक्स में जॉन वॉकर आगे जाके फ्यूचर एवेंजर्स का पार्ट बना था, वैसे ही यहाँ भी मे बी मार्वल वाले उसे फ्यूचर एवेंजर्स के लिए एज अ गुड गाय इंट्रोड्यूस कर दे। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी। अब बारी है उन रीजंस को देखने की जिनकी वजह से वो इस शो का मेन विलन हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन है बैरन ज़ीमो। हम सभी जानते हैं कि बैरन ज़ीमो कितना बड़ा मैनिपुलेटर है, मतलब मेरी नॉन एग्जिस्टिंग वाली गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा। ये पहले भी एवेंजर्स को एक दूसरे के साथ लड़वा चुका है, और ये भाई साहब अब तो कुछ अलग ही मोटिव लेकर आया है, नो सुपर हीरोज वाला मोटिव। तो हो सकता है कि वो फिर से अपनी ट्रिक्स यूज करके यूएस एजेंट को बकी और सैम के खिलाफ मैनिपुलेट कर दे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीजन है वो है करप्ट गवर्नमेंट। अब हम सभी जानते हैं कि एमसीयू की गवर्नमेंट कितनी करप्टेड है, तो हो सकता है कि उसके चलते यूएस एजेंट को उनकी बात माननी पड़े, क्योंकि आखिर में वो है तो गवर्नमेंट का पाला हुआ कुत्ता ही। थर्ड रीजन है सुपर सीरम के साइड इफेक्ट्स, जिसकी वैसे तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन जैसे कॉमिक्स में उसे सुपर पावर एक ब्रोकर से मिलती है, वो एमसीयू में तो नहीं है। लेकिन एमसीयू में ये करप्ट गवर्नमेंट सुपर सीरम रिक्रिएट करने का प्रयास तो कर ही रही है, जिसकी वजह से बैनर हल्क में बनता है। तो मे बी इसी के चलते जॉन वॉकर को भी सुपर सोल्जर सीरम दिया जा सकता है, जिसकी वजह से वो बुरा बन जाए। फोर्थ और आखिरी रीजन है जेलेसी। अब यहाँ कोई लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इनफैक्ट ये एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जॉन वॉकर को गवर्नमेंट की तरफ से कैप्टन का मेंटल तो मिला और वो इसे लेकर खुश भी है, लेकिन वो इससे कैप्टन के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि वो कैप्टन को सबसे ज्यादा मानता है। और फिर भी कैप्टन ने एक दूसरे सक्सेसर को चूज किया, स्पेशली एक काले आदमी को। अब मैं कोई रेसिस्ट नहीं बन रहा, इनफैक्ट ये सीरीज उसी पे बेस्ड होने वाली है, तो इसी के चलते में भी इन लोग ऐसा कुछ दिखा दें। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से यूएस एजेंट एक विलन हो सकता है, और मुझे आप क्या सोचते हो वो भी जरूर बताना। आपको इनमें से कौन से रीजंस वैलिड लगते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन से, वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए से और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि लाइफ इज गुड बट इट कैन बी बेटर।